बुशरा खातून ने मोहल्ले में घूम फिर कर तमाम लोगों को बेटी की शादी में शिरकत की दावत दी। जिस जिस तक ये बात पहुंचती गई वो शिशदर होता गया। हर एक तफसील जानने का ख्वाह था, मगर सबके सवाल के जवाब में मुस्कुराकर बुशरा खातून ये कहती रही, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। घर पहुंचने पर उसे तनावुश अफसुर्दा अंदाज में बैठी नजर आई। यकीनन शादी करके घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होना किसी भी लड़की के लिए बहुत अजियतनाक और मुश्किल मरहला होता है। पसंद की शादी करने वाली लड़की भी उस मौके पर आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकती, और यहाँ तो मसला ही और था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने अंधा जुआ खेला था। नामालूम कबीर दादा उसके साथ कैसा सलूक करता। एक अजीब बात यह थी कि उसे कबीर दादा से कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बलूगत की सीढ़ी पर कदम रखते ही हर लड़की की तरह उसने भी एक अनदेखे शहजादे के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, जिसने उसका दूल्हा बनना था। उसके सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट दिलावर शेख की सूरत में नमूदार हुई, जिसने खूबसूरत सपनों को छीनकर उसकी आंखों में आगो खून के ख्वाब सजा दिए। अब कबीर दादा से मिलने के बाद न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमेशा से उसी के ख्वाब ही तो देखती रही थी। बुशरा खातून बेटी के करीब बैठते हुए बोली, अब परेशान होने का क्या फायदा, तीर कमान से निकल चुका है, बस नतीजे का इंतजार करो। वो माँ का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए बोली, माँ जी, मैं अपने फैसले पर नहीं, आपसे जुदाई का सोचकर दुखी हूँ। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, जुदाई कौन सी बेटा, एक ही तो शहर में होंगे, मैं रोजाना अपनी बेटी को मिलने जाया करूंगी। तनावुश ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं माँ जी, आप वहाँ कभी भी नहीं आएंगी, जब भी मौका मिला मैं खुद मिलने आ जाया करूंगी। माँ हैरान ही तो रह गई, बोली, क्यों, क्या ये तुम्हारे होने वाले शौहर का हुक्म है? एक मर्तबा फिर उसने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, ये भी मेरा अपना फैसला है, और फिक्र न करें, जब भी आपका दिल चाहेगा मैं मिलने आ जाया करूंगी। बुशरा मुस्कुराई, बोली, तो क्या मुझसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा? तनावुश शिकवा कुना हुई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? बुशरा खातून बोली, मजाक कर रही थी चंदा। उसने झुककर बेटी का माथा चूम लिया। उसी वक्त दरवाजा खटखटाकर तनावुश की दो सहेलियां घर में दाखिल हुईं। यकीनन कॉलेज से वापसी पर उन्हें तनावुश की शादी की बाबत मालूम हुआ था और वो भागती हुई वहां पहुंची थी। वो दोनों सगी बहनें थीं। कॉलेज के कपड़े तक वो तब्दील न कर सकी थी। बुशरा उन्हें खुशामदीद कहकर वहां से हट गई थी। शाजिया और नाजिया ने आते साथ सवालों की बौछार कर दी। उन्हें भी दिलावर शेख के बारे में मालूम था, बल्कि वो क्या पूरा मोहल्ला इस बात को अच्छी तरह जानता था, और अब वो हैरान इस बात पर थे कि आखिर दिलावर शेख की मुसीबत से उनकी जान कैसे छूटी थी। तनावुश फखरिया लहजे में बोली, मेरे होने वाले शौहर के सामने दिलावर की हैसियत एक कीड़े जितनी भी नहीं है। शाजिया ने पूछा, एकदम ऐसा रिश्ता तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? तनावुश के जवाब देने से पहले दाखिली दरवाजे पर एक बार फिर हरकत हुई और उसकी एक और सहेली सलमा घर में दाखिल हुई। उन दोनों बहनों की तरह वो भी आते साथ हैरानी का इजहार करने लगी। तनावुश उनकी हैरानी से महजूज होते हुए मुस्कुराई। बोली, वो क्या कहते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और ये कि अल्लाह पाक जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नाजिया ने तंग आकर दुहाई दी, बोली, बस मुहावरे ही सुनाती रहना, असल बात से पर्दा न उठाना। तनावुश कहकहा लगाते हुए बोली, कबीर खान नाम है उसका, 6 फुट से ऊंचा कद, कसरती जिस्म, चौड़ी छाती, गंदुमी रंगत, कुशादा पेशानी, मोटी साहिराना आंखें, मजबूत हाथ पांव, बहुत बड़े कारोबार, बंगले और कई कारों का मालिक, सास ससुर नंद देवर की आलूदगी से पाक। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? सलमा ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलती रहो झूठ, तुमसे तो अल्लाह मियां जरूर पूछेगा। इस दौरान उसकी 2-3 और सहेलियां भी पहुंच गई थीं। थोड़ी देर कबीर दादा की शख्सियत को मौजूए गुफ्तगू बनाए रखने के बाद वो तनावुश को दुल्हन बनाने के दरपे हो गई। पहले तो तनावुश ने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर उसे अपना रवैया मसनूई लगा। शादी के दिन लड़की का बनाव सिंगार करना रस्म रिवाज का हिस्सा था, बल्कि इस बारे में तो शरीयत का हुक्म भी मौजूद है। सबसे बढ़कर वो कबीर दादा को खुसूसी इनाम से नवाजना चाहती थी। जब उसे मुआहिदा हो ही गया था तो अपने अल्फाज का पास रखने में ही उसे भलाई नजर आई। उसके पास मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था, ना वो इस किस्म की अय्याशियों की मुतहम्मिल हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा सर पर तेल लगाकर कंघी कर देना उसकी तैयारी में शामिल होता था। यूं भी हुस्न को सजावट की जरूरत नहीं होती, मगर अब उसकी शादी होने जा रही थी और दुल्हन की सजावट तेल कंघी तक महदूद नहीं होती। उसकी सहेलियों की नजर से भी उसकी गुर्बत ओझल नहीं थी। उसकी माँ के हाथों बाजार से मेकअप का सामान मंगवाने की बजाय सलमा अपना मेकअप बक्स उठा लाई थी। वो एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। आजकल यूं भी एक साहिब हैसियत लड़की के पास मेकअप का इतना सामान मौजूद होता है कि जिससे छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर की जरूरियात पूरी हो सकें। एक गरीब औरत जो बेटी की माँ हो, वो बेटी की पैदाइश के साथ ही उसके जहेज की फिक्र में मसरूफ हो जाया करती है।
شادی کی خریداری کے لیے عمرہ اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا۔ بشرا خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کروا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی میں ہی بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشرا مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشرا نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک قنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3-4 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دیں۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگتا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا، اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشرا کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلے داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشرا نے اسے خوشامدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی۔ تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ وہ بولا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیا انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، لگتا تو یہی ہے باس۔ دلاور شیخ بولا، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بےہودہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا۔ کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، 1 منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ بولا، ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ تناوش نے اپنی بات دہرائی، مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ۔ وہ بولا، اگر کسی میں اتنی جرت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تناوش بولی، تو مرد ہے کہ ہیجڑا؟ اس کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمنگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ تناوش بولی، وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا، اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی، بولا، بالکل کہا تھا۔ تناوش بولی، تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ دلاور بولا، یہ تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے باس، اور باہر کا رخ کیا۔ دلاور بولا، تو نکاح کی کارروائی شروع کریں؟ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو۔ دلاور بولا، تو بلاؤ اسے۔
मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि किसी टटपूंजिए का इंतजार करता रहूं। तनावुश ने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पर कबीर दादा का नंबर डायल किया और मोबाइल फोन कान से लगा लिया। 2-3 घंटियों के बाद किसी ने कॉल काट दी। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़का और वो दोबारा नंबर मिलाने लगी, मगर आगे से एक बार फिर नंबर मसरूफ कर दिया गया। उसने तीसरी कोशिश की, जिसका हाल पहली वाली कोशिशों से मुख्तलिफ नहीं था। एकदम उसका रंग पीला पड़ गया। उसकी बेबाकी और बहादुरी के गुब्बारे से फौरन हवा निकल गई थी। यकीनन कबीर दादा को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वक्ती तौर पर उसे टालने के लिए उसने हामी भरी थी, वरना उसकी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों की कमी थी, न उसे तनावुश से निकाह पढ़वाने का कोई शौक था। वो अपना कीमती वक्त किसी बेसहारा यतीम लड़की पर जाया नहीं कर सकता था। तनावुश का दिल डूबने लगा। वहां मौजूद तमाम मर्दों की नजरें उसके चेहरे पर गड़ी थी। बगैर कोई बात राब्ता मुनक़ता होने पर दिलावर शेख चहका, बेबी, यकीनन तुम्हारे होने वाले सूरमा शौहर को मालूम हो गया होगा कि तुम पर दिलावर शेख की नजर है। दिलावर शेख तो मौत का दूसरा नाम है और मौत का सामना इस मौलवी जैसा बेवकूफ ही कर सकता है। बहरहाल मौलवी साहब, निकाह पढ़ाना शुरू करो। उसने शायद जिंदगी में पहली मर्तबा मौलवी महबूब इलाही को तमीज से मुखातिब किया था। जमीन और आसमान तनावुश की निगाहों में चकराने लगे थे। बेख्तियार वो करीब पड़ी चारपाई पर बैठ गई। उसकी माँ फौरन दुहाई देते हुए कमरे से बाहर निकली। नहीं दिलावर शेख, तुमने खुद 14 जमात करने तक की मोहलत दी हुई है और मेरी बेटी अभी 12वीं क्लास में है। दिलावर बोला, सुन माई, मैंने कहा था कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जैसी अब कर चुके हो, और अब तुम्हारी मोहलत खत्म। मैं खुद ही तुम्हारी बेटी को BA करवा लूंगा, बल्कि इसकी बहुत अच्छी ट्यूशन भी रखवा दूंगा। बुशरा को ये कहते हुए वो मौलवी महबूब इलाही को मुखातिब हुआ। अबे मौलवी की औलाद, क्या कहा है? निकाह पढ़ाना शुरू कर। मौलवी महबूब इलाही हकलाते हुए मोतरिज हुआ, मगर लड़की तैयार नहीं है। दिलावर बोला, कैसे तैयार नहीं है? अपने किसी यार के लिए तो इसने इतना सिंगार कर लिया है, आशिक को भी मायूस नहीं करेगी। मौलवी ने कहा, मगर जनाब, लड़की की रजामंदी तो लाजमी होती है ना? दिलावर बोला, तुम फिक्र न करो, वो बिल्कुल भी रजामंद होगी। यकीनन उसे तुम्हारी लाश देखना पसंद नहीं होगा। ये कहते ही उसने जेब से पिस्तौल निकालकर मौलवी महबूब इलाही की कनपटी पर रख दिया। हैरान परेशान बैठी तनावुश के सर पर कयामत टूट पड़ी। मौलवी साहब को वो बड़े एतमाद से बुलाकर लाई थी। उसने तो दावा किया था कि दिलावर शेख उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, और अब मौलवी साहब को जान के लाले पड़ गए थे। वो दिलावर शेख के सामने हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए ये जुल्म न करो। वो इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ निकाह पढ़वा लो, मौलवी को कुछ भी नहीं कहूंगा। तनावुश के पूरे वजूद के अंदर बेबसी भर गई थी। उसके दिमाग में मौलवी की बीवी हामिदा की आवाज उभरी, सपने देखने बंद करो लड़की, ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है, ऐसे मूजी का हम जैसे कमजोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात बिल्कुल सच थी। अब दिलावर शेख की बात न मानकर वो बस मौलवी साहब की जिंदगी की दुश्मन ही बन सकती थी। एक लम्हा सोचने के बाद वो भर्राई हुई आवाज में बोली, ठीक है मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। जिंदगी की बेसुकून झील में एक और पत्थर गिरने को था। मौलवी साहब ने कुछ कहने के लिए लब हिलाने चाहे, मगर बेटी। उसी वक्त दिलावर शेख उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए धाड़ा, बकवास बंद कर बुढ़े, शायद तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। तनावुश बिलकते हुए बोली, दिलावर शेख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक कमजोर निहत्ते बुजुर्ग पर हाथ उठाते हो। दिलावर बोला, इस बुढ़े को भी तो फितने से बाज आ जाना चाहिए। जब एक लड़की शादी के लिए तैयार है तो इसे क्या मसला है? इसकी बेटी से तो निकाह नहीं कर रहा जो इसे तकलीफ हो रही है। मौलवी साहब ने हौसला करके जबान खोली, बेटी नहीं, बेटी जैसी तो है। दिलावर बोला, ऐसी की तैसी तेरी बेटी और तेरी बेटी जैसी की। चल निकाह पढ़ाना शुरू कर। मोहल्ले वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। तमाम खौफजदा अंदाज में ये ड्रामा देख रहे थे। अगर वो मौलवी साहब का साथ देने पर तैयार हो जाते तो दिलावर शेख में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने 4 साथियों के साथ उनका मुकाबला कर पाता। मगर मुकाबला तो कुजा, वो शादी में शिरकत के फैसले पर पछता रहे थे। उन्हें तो ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं मौलवी साहब के बाद दिलावर शेख उन्हें जदोकोब करना न शुरू कर दे। दिलावर शेख की बकवास के बावजूद मौलवी महबूब इलाही ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो बोला, अब भी सोच ले बेटी, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, मेरी मौत से अगर तुम्हारी जिंदगी बच सकती है तो इनकार कर दे। दिलावर शेख बोला, फिक्र न कर बुढ़े, तेरे मरने की ख्वाहिश को मैं जल्द ही पूरा करूंगा। ये बेहुदा अल्फाज दिलावर शेख के होंठों पर थे कि तनावुश के हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसने मायूसी भरी निगाह स्क्रीन पर डाली। ये देखकर उसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था कि वो कॉल कबीर दादा के नंबर से आ रही थी।
उसने बेसब्री से बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज से हद दर्जे की शुक्रगुजारी उबल रही थी। कबीर दादा सलाम का जवाब दिए बगैर गोया हुआ, माजरत खां हूँ, मेरा मोबाइल फोन मुलाजिम के हाथ में था और मैं वर्जिश में मशगूल था। उसने अभी आकर इत्तला दी है, बस मैं तुम्हारी जानिब निकल पड़ा हूँ। तनावुश बोली, मैं मुंतजिर हूँ। खुशी के मारे उसे बोलना मुश्किल हो गया था। कबीर दादा ने मजीद कोई बात किए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। एक बार फिर तनावुश के लहजे में एतमाद दर आया था। वो बोली, दिलावर शेख, बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। दिलावर बोला, शायद तुम मजीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली, जरूर देना, बस 20-25 मिनट ठहर जाओ। उसी वक्त दिलावर का चमचा करमदीन सर पर मिठाई का टोकरा लादे दरवाजे से नमूदार हुआ। दिलावर बोला, मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतजार कर लेते हैं। तुम्हें अगर उसकी मौत के बाद ही मेरी बीवी बनना है तो मुझे क्या एतराज है। जहरखंद लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई, हाजरीन में मिठाई तकसीम करो। क्या याद करेंगे ये लोग? दिलावर शेख की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक फीका मुंह लिए बैठे हैं। जी बॉस कहकर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाए। वो एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखते हुए बोला, उस खड़ूस मौलवी का मुंह भी मीठा करवाओ भाई। उन्होंने मिठाई का टोकरा मौलवी साहब के सामने पकड़ा। मौलवी महबूब इलाही का जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मिठाई को हाथ लगाए। उसे मुतजब्जब देखकर तनावुश बोली, चचा जान, बेफिक्र होकर मिठाई लें, तुम्हारी बेटी का दुल्हा चंद मिनट में पहुंचने वाला है। दिलावर शेख ने जबरदस्ती का कहका लगाया, दुल्हा नहीं, कुर्बानी का बकरा कहो, जिसने आज दिलावर के हाथों ज़िबा होना है। मौलवी महबूब इलाही ने बेदिली से मिठाई का एक दाना उठा लिया था, मगर उसने वो दाना मुंह में नहीं डाला था। दिलावर शेख की हराम की मिठाई खाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मिठाई न खाने पर दिलावर शेख ने कोई एतराज नहीं किया था। वो तो बस खबासत भरी निगाहों से तनावुश को घूर रहा था, जो दुल्हन के रूप में कयामत ढा रही थी। अलबत्ता उसके चेहरे पर नजर आने वाला इत्मीनान उसे जरूर अचंभे में डाले हुए था। उसके वहम गुमान में भी आने वाले हौलनाक वक्त का तसव्वुर मौजूद नहीं था, वरना वो वहां से भागने में 1 मिनट भी न लगाता। उसके कारिंदे बमुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि ब्रेकों की जोरदार चरचराहट की आवाज उनके कानों में पड़ी। तनावुश के होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ। उसका दुल्हा, उसके ख्वाबों का शहजादा पहुंच गया था। तमाम लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गए। एक झटके से दरवाजा खुला। उसके साथ ही कबीर दादा के कदावर वजूद ने तनावुश की आंखों को ठंडक बख्शी। उसने स्पोर्ट्स पाजामे के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके बाजुओं की मछलियां तड़पती हुई नजर आ रही थी। यकीनन वो अपनी वर्जिश अधूरी छोड़कर तनावुश से किया वादा निभाने आन पहुंचा था। उसके अक़ब में उसी की तरह के 4 कदावर मुहाफिज मौजूद थे। उनमें से 2 तो दरवाजे पर रुक गए थे, जबकि 2 कबीर दादा के अक़ब में चलते रहे। उनके हाथों में जदीद तरीन राइफलें नजर आ रही थीं। कबीर दादा हाजरीन पर नजर डालने की जहमत किए बगैर सीधा तनावुश के करीब पहुंचा। मैं आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।